नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में के करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच खाई कम हो रही है। हालांकि सुरक्षा खतरों के नए आयाम उभर कर भी सामने आ रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा ढांचे के सामने साइबर और सूचना युद्ध बड़ी चुनौती बन चुकी है। और साथ ही उन्होंने आगे बताया कि बिजली उत्पादन हो, परिवहन हो या सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण की जो प्रमुख कंपनियां हैं, उन पर हमेशा साइबर हमलों का खतरा बना रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों की राय और दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की कोशिश भी भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, जिस तरीके से आपको मालूम है कि चाइना एलएसी तक रेल ले आया है, ठीक भारत भी अब सड़कों के साथ साथ रेल कनेक्टिविटी को भी वहां बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब खबर ये आ रही है कि भारतीय सेना को चीनी सीमा तक आसानी से पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे अपनी विस्तार योजनाओं को नई गति देने को तैयार हो चुका है। और इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की कवायद भी तेज कर दी है। भारतीय रेलवे ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के अलावा पड़ोसी भूटान तक रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना बनाई है। रेल मंत्रालय के अनुसार इन विस्तार योजनाओं के तहत अरुणाचल प्रदेश में नई रेलवे परियोजना के लिए रेलवे ने अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन ने अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ और नई रेलवे परियोजनाओं के निर्माण की योजना बनाई है। भारतीय रेलवे ने भी चीनी सीमा के साथ भालुकपोंग से तवांग और सीलापाथर से अलोंग वाय बामे तक एक नई रेलवे लाइन बनाने और मुरकोंग से लेक से पासी घाट तक रेलवे लाइन का विस्तार करने की योजना बनाई है। चाइना के साथ सीमा विवाद को देखते हुए इस रेलवे लाइन का सामरिक महत्व भी होगा। ये रेलवे लाइन कम समय में सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इनके अलावा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन लंका से असम में, ये श्रीलंका नहीं है दोस्तों, ये वहां का लंका जोन है अरुणाचल प्रदेश का, लंका से असम में चंद्रनाथपुर तक दूसरी रेलवे लाइन बनाने की योजना पर काम शुरू किया जा रहा है, जो असम के दीमा हसाओ जिले के पहाड़ी खंडों में बाईपास होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहाँ पर यह आ रही कि भूटान तक भारत रेलवे लाइनों को विस्तार कर रहा है, यानी कि भारत और भूटान के बीच में रेलवे कनेक्टिविटी का होना, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत अपने रणनीतिक रूप से महत्व रखने वाले भूटान को किसी भी तरीके से पीछे नहीं रखना चाहता। कहा जा रहा है कि ये जो रेलवे लाइन है भारत और भूटान के बीच 58 किलोमीटर लंबी होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और छोटे ड्रोन, छोटे एयरप्लेन समेत कई फ्लाइंग कॉन्ट्रैक्शन पर बैन लगाया गया है। दरअसल खबर ये आ रही है कि आतंकी ड्रोन और छोटे एयरप्लेन के जरिए मुंबई में आतंकी हमला कर सकते हैं। मुंबई पुलिस ने 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक ड्रोन, रिमोट से नियंत्रित माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, निजी हेलीकॉप्टर और उड़ने वाले गुब्बारों पर रोक लगा दी है। और ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि होने वाले आतंकी हमले को रोका जा सके। दोस्तों, बहुत दिनों से खबर आ रही थी, मैं इसको इसलिए कवर नहीं कर रहा था, मैंने कहा कि शायद अपडेट पूरा आ जाएगा तभी इस बारे में बताया जाए, जो कि कतर को लेकर है, जहां पर भारत के 8 नागरिकों को, और इस बारे में कतर ने कोई जानकारी नहीं दी कि इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है या इन्हें क्यों हिरासत में लिया गया है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा था। मैं सुबह जब न्यूज देख रहा था उसमें पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया है कि इन भारतीय नागरिकों पर जासूसी का आरोप लगा है, इसीलिए कतर ने उन्हें हिरासत में रखा है। हालांकि कतर की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है और हमारा जो विदेश मंत्रालय है लगातार कतर के साथ बातचीत कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी कतर में पिछले 2 महीनों से ज्यादा दिनों से नजरबंद हो रखे हैं। लेकिन दोस्तों, कतर अभी तक ये बात क्यों नहीं बता रहा है कि आखिर इन्हें क्यों रखा गया है हिरासत में, कि एक सवाल उठ रहा है। ये लोग करीबन 70 दिनों से हिरासत में। दोस्तों, बहुत बड़ा मामला अब बन जाएगा, क्योंकि कतर, आपको मालूम है, वो हमेशा भारत विरोधी बातें करता है। कश्मीर पर उसने पाकिस्तान का साथ दिया है और बहुत चीजें जियोपॉलिटिकल लेवल पर ऐसी हैं जहां भारत और कतर के विचार मेल नहीं खाते। हालांकि आर्थिक रूप से भारत और कतर के जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे हैं। वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां का जो भारतीय दूतावास है उनसे बातचीत की गई है कि इन लोगों की जल्द से जल्द रिहाई करवाई जाए और इन्हें वापस अपने देश लाया जाए। चलिए अब रुक करते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों का, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब इस बात का दावा किया गया है कि अमेरिका रणनीतिक तौर पर गैर परमाणु हथियारों की मदद से उसकी परमाणु क्षमताओं को निष्क्रिय करने में लगा हुआ है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की योजना रूस की परमाणु क्षमता के बड़े हिस्से को प्रभावित करने की है। और इस बारे में रशिया की मीडिया में काफी चर्चाएं भी हो रही है, जिसमें कहा गया है कि कैसे अमेरिका रणनीतिक रूप से जरूरी
गैर परमाणु हथियारों को हासिल करना चाहता है जो कम समय में टारगेट को तबाह कर सके। इस तरीके के हथियारों पर किसी भी तरीके के द्विपक्षीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। दोस्तों, रशिया के पास करीबन 6,257 परमाणु हथियार है, जबकि अमेरिका के पास 5,550। तो ऐसे में रस्साकसी चल रही है दोनों देशों के बीच। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका को लग रहा है कि रशिया और चीन के साथ उसकी जंग हो सकती है। ऐसे में उनकी नौसेना एक्शन में आ गई है और अमेरिका ने 36 महाविनाशक मिसाइलों के बल पर दुनिया में कहीं भी भीषण हमला करने का प्लान बनाया है। ये अमेरिकी मिसाइलें हाइपरसोनिक होंगी और इन्हें मार गिराना दुनिया के किसी भी देश के लिए संभव नहीं होगा। अमेरिका की ये मिसाइलें 21,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम होगी। इन मिसाइलों को अमेरिका के सबसे आधुनिक और रहस्यमयी कहे जाने वाले जूम वर्ल्ड क्लास के डिस्ट्रॉयर की मदद से दागा जाएगा। इन युद्धपोतों को हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वेपन दागने के लिए अपग्रेड करने का काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में रशिया और चाइना से काफी पीछे है। लेकिन अब तेजी से अमेरिका इन महाविनाशक मिसाइलों पर काम कर रहा है। अमेरिका का यह ऐलान ऐसे वक्त पर आया है जब यह बात कही जा रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु बम से धरती को तबाह करने की क्षमता रखने वाले सतान 2 का जल्द ही परीक्षण कर सकते हैं। रशिया के पास बड़े पैमाने पर दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। वहीं अमेरिका ने कहा कि उनकी मिसाइल मात्र 6 इंच के अंतर से सटीक निशाना बनाने में सक्षम होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि ईरान से आ रही है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस कमांडर ने इस बात का दावा किया है कि ईरान ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया है। सोचिए दोस्तों, ईरान जैसा देश हाइपरसोनिक मिसाइलों को निर्माण कर रहा है। हालांकि कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगी, फिलहाल खबर जान लेते हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है कि उन्होंने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया है। साथ ही ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यह मिसाइल तेज गति वाली है और वातावरण के अंदर और बाहर मैन्युअर हो सकती है। यह दुश्मन के एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम को भी टारगेट कर सकती है और ये मिसाइलों की दुनिया में एक लंबी छलांग है। आपको मालूम है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज और एक जटिल पथ पर उड़ान भर सकती हैं, जिसे रोक पाना असंभव हो जाता है। अगर ईरान का यह दावा वाकई में सच है तो यह इजराइल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि ईरान की ओर से इस तरीके के किसी मिसाइल टेस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि ईरान के जो सुसाइड ड्रोन है शाहिद ये यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल रशियन आर्मी जमकर कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल की तरफ। नेपाल में दोस्तों रस्साकसी राजनीति में और ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि हम राजनीति में नहीं पढ़ते, लेकिन बात ही कुछ ऐसी आई है कि नेपाल में ही आपस में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन इस बार नेपाल के चुनाव में खास करके उनके चुनाव प्रचार में भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा काफी गर्मा रखा है, क्योंकि चाइना के इशारे पर केपी शर्मा डांस करता है और भारत विरोधी बयान देकर वो अपनी जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता है और वापस गद्दी पर बैठना चाहता है। बात बिल्कुल साफ हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता पुष्प कमल दहल इन्होंने एक जबरदस्त और जोरदार चाटा खींच के मारा है केपी शर्मा ओली के। दरअसल प्रचंड ने कहा कि उत्तराखंड से सटे नेपाल के धारचूला में ओली के द्वारा नेपाल का नक्शा बदलने से हमें यह आधार नहीं मिल जाता कि हम अपनी खोई हुई जमीन को भारत से फिर वापस हासिल कर लेंगे। इससे पहले ओली ने दोस्तों ये दावा किया था कि वो सत्ता में आएगा तो भारत से जमीन वापस लेगा, लेकिन प्रचंड ने इस चीज को बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है। हालांकि पिछले चुनाव में ओली को उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन अब वो बिल्कुल उनसे साइड हो चुके हैं और भारत दोस्तों ऑलरेडी नेपाल के काला पानी लिपुलेख ओलंपिया धारा के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर चुका है। तो ऐसे में पुष्प दहल प्रचंड उन्होंने यहाँ पर हकीकत रख दी है कि भाई आप मेंशन तो कर दोगे, मैप बना तो दोगे, दिखा तो दोगे, लेकिन भारत से क्या जमीन ले पाओगे? इतनी हिम्मत है? तो बातें साफ हो जाती हैं कि झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है सत्ता में आने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि इसरो को लेकर आ रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। दोस्तों आपको मालूम है कि इसरो एक साथ दर्जनों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर भारत का नाम एक अलग लेवल पर ले जा रहा है। इसी वजह से जो पश्चिमी जगत के विकसित देश हैं वो भी अपने स्पेस के सैटेलाइट्स को भेजने के लिए भारत की मदद ले रहे हैं। इससे न केवल सैटेलाइट्स लॉन्चिंग के क्षेत्र में भारत की धाक जम रही है, बल्कि अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। इसरो ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने बेहद ताकतवर क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। इस क्रायोजेनिक इंजन के सफल परीक्षण के साथ भारत की सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ गई है। इसरो ने कहा कि LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के लिए देश में विकसित CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का 9 नवंबर को
पहली बार 21.8 टन के ऑपरेटेड थ्रस्ट स्तर पर कामयाब परीक्षण किया गया था। साथ ही इसरो ने कहा कि इसके अतिरिक्त जो प्रोपेलेंट है, यानी कि प्रोपेलेंट के वजन के साथ LVM-3 पेलोड की क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी। और अभी हाल ही में LVM-3 ने 36 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया था। इसके लिए इसरो ने वनवेव और इन स्पेस से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की थी और अगले साल जनवरी में वनवेव के कुछ और सैटेलाइट्स भी भारत लॉन्च करेगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, LVM-3 दरअसल GSLV Mark 3 का एक रीडिजाइन वर्जन है। LVM-3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और ये LVM-3 का पहला कमर्शियल लॉन्च था। तो फिलहाल के दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और इंटरनेशनल अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स जानने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।